मैं मनोज सक्सेना उर्फ राम सक्सेना जीएसएम कॉलेज बेवर के डिजिटल चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको इनकम टैक्स पढ़ाया, इस पहले आपने फाइनेंशियल के हमारे कुछ वीडियोस देखे। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कॉमर्शियल लॉ। ये बीकॉम वालों के लिए फर्स्ट ईयर में होता है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के नाम से होता है कॉमर्शियल लॉ, यानी व्यवसायिक संनियम। ये व्यवसायिक संनियम है क्या, हम क्यों पढ़ें? तो पहले तो व्यवसायिक संनियम क्या है, इसमें कौन कौन से अधिनियम आते हैं, उसके बाद इसके क्या स्रोत हैं, इसके साथ साथ इस व्यापारिक संनियम को लागू करने के हमारे क्या उद्देश्य हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यानी आज हमारा टॉपिक है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्शियल लॉ, व्यापारिक संनियम का परिचय, कि व्यापारिक संनियम क्या है। तो व्यापारिक संनियम दो शब्दों से मिलकर बना है, एक व्यापारिक और दूसरा संनियम। तो व्यापारिक या व्यापार बहुत ही व्यापक शब्द है। हम लोग तो बहुत छोटा शब्द मानते हैं, 3 अक्षर हैं, 3.5 अक्षर व्यापार, लेकिन ऐसा नहीं। व्यापार का शब्द बहुत व्यापक है। इसमें प्रत्येक प्रकार के लेन देन, ट्रांजैक्शंस, क्रय विक्रय, उद्योग और अधिकोषण। अधिकोषण हिंदी है, आप लोग अधिकोषण नहीं जानते होंगे। अधिकोषण बैंकिंग को कहते हैं, जो बैंक होता है, बैंकिंग व्यवसाय, उसे हम अधिकोषण कहते हैं। अधिकोषण, बीमा सभी लोग परिचित हैं, संचार, संदेश वाहन के साधन, आज सभी कुछ व्यापार में सम्मिलित है। तो कुल मिलाकर व्यापार का शब्द बहुत ही व्यापक है। तो अब संनियम से अभिप्राय, संनियम क्या है? नियम तो हमने पढ़े, पर यह संनियम क्या है? संनियम से अभिप्राय उन नियमों और उपनियमों को एवं अधिनियमों से है। नियमों, उपनियमों और उन अधिनियमों से है जो सरकार द्वारा समय समय पर पारित किए जाते हैं और लागू किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि सरकार ने लागू नहीं किए, नियम बन गया, संनियम हो गया। संनियम के अंतर्गत सरकार द्वारा बनाए गए, पारित किए गए नियम और उनका पालन किया जाना, उनको लागू किया जाना। तो इस प्रकार 2 शब्द मिलकर बनते हैं व्यापारिक संनियम। इस प्रकार हम व्यापारिक संनियम से आशय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और उपनियमों से है, यानी सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और उपनियमों से है जो व्यापारिक अथवा वाणिज्यिक गतिविधियों अथवा कार्यकलापों और क्रियाओं का नियमन व नियंत्रण करता है। अगर यह अधिनियम लागू ना होता, ये हमारे नियम ना होते, संनियम ना होता, तो बहुत से लोग बेईमानी भी कर सकते थे, बहुत से लोग भ्रष्टता कर सकते थे। इसलिए यानी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता। इसलिए सरकार ने इस व्यापारिक संनियम नाम का एक लॉ बना दिए जो व्यापार से संबंधित है। तो व्यापारिक व्यवहारों से उत्पन्न अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों का निर्धारण भी इन्हीं नियमों के तहत किया जाता है। अब आप ये पूछेंगे कि कॉमर्शियल लॉ आज तक हमने तो पढ़ाई नहीं, कॉमर्शियल लॉ क्या है? कोई एक लॉ है? एक लॉ नहीं है, इसके अंदर 14 लॉ आते हैं, 14 अधिनियम आते हैं। पहला अधिनियम
अनुबंध अधिनियम 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। दूसरा है वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, यानी सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। दूसरा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881, चौथा यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। उसके बाद प्रांतीय दिवाला अधिनियम 1920, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। उसके बाद पंच निर्णय अधिनियम 1940। सातवां है कंपनी अधिनियम 1956। आठवां बीमा अधिनियम, नौवां है बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949। 10वां है व्यापारिक प्रतिभूतियों से संबंधित अधिनियम, व्यापारिक प्रतिभूतियों से संबंधित अधिनियम। 11वां है पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट अधिनियम। और 12वां है सार्वजनिक वाहक ढुलाई जहाज भाड़ा संबंधी अधिनियम। और 13वां है किराया क्रय अधिनियम, हायर परचेज एक्ट। और चौथा है संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882। इस तरह से मुख्य रूप से ये 14 अधिनियम कॉमर्शियल लॉ के अंतर्गत यानी व्यापारिक संनियम के अंतर्गत आया करते हैं। अब व्यापारिक संनियम के स्रोत क्या हैं? व्यापारिक संनियम मुख्यतया इंग्लैंड के वाणिज्य अधिनियम पर आधारित है, लेकिन भारतीय रीति रिवाज, व्यवहार, व्यापारिक व्यवहार हो, सामाजिक व्यवहार हो और भारतवर्ष की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसकी संरचना की गई है। क्योंकि भारतीय समाज में अनेकानेक प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न वर्गों के, विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए व्यापारिक संनियम बनाया गया है। और इस संनियम के कुछ स्रोत हैं और मुख्यतः 5 स्रोत हैं। उन 5 स्रोतों को मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से स्रोत हैं। पहला है परनियम, स्टेट परनियम। तो परनियम से आशय उन अधिनियमों से है जो किसी भी देश की संसद प्रणाली के अंतर्गत संसद अथवा विधानसभा में द्वारा बनाए जाते हैं। एक तो नियम होते हैं, एक परनियम। परनियम क्या होता है कि किसी भी देश की संसद प्रणाली या विधानसभा द्वारा बनाए जाते हैं और जिसे देश की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है। और किस तरह से बनाए जाते हैं? देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। अब दूसरा होता है इंग्लिश कॉमन लॉ। दूसरा हमारा स्रोत है इंग्लिश कॉमन लॉ। तो ये इंग्लैंड का सबसे पुराना राज नियम है। कौन सा? इंग्लिश कॉमन लॉ। ये इंग्लिश सामान्य संनियम की रचना वहां के योग्य न्यायाधीशों द्वारा, कहाँ के? इंग्लैंड के योग्य न्यायाधीशों द्वारा महत्वपूर्ण वादों से दिए गए निर्णयों के आधार पर बनाया गया है। और जब हमारा भारतीय न्यायालय इंग्लिश सामान्य अधिनियम का सहारा लेना उचित समझता है
तो उसका भी सहारा लेता है। दूसरा होता है भारतीय रीति रिवाज। भारतीय रीति रिवाज इंग्लैंड के रीति रिवाजों से कहीं अधिक अलग है। हमारे रीति रिवाज काफ़ी पुराने हैं एवं प्रबल हैं, फिर भी प्राचीन होने के साथ साथ उचित, निश्चित और स्पष्ट होने चाहिए, ताकि न्यायालयों को निर्णय लेने में कोई परेशानी न हो। चौथा है न्यायालयों के निर्णय। प्रत्येक देश की समाज और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशील होता है और न्यायालय में नए नए और विषयों पर विवाद उत्पन्न होते रहते हैं और उन पर निर्णय देने के लिए अधिनियम, रीति रिवाज और न्याय के सिद्धांतों का सहारा लेता है तथा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को निचली अदालतें उन निर्णयों को दृष्टिगत करते हुए, उनका दृष्टांत देते हुए अपने निर्णय सुनाया करती है। और पांचवा और अंतिम स्रोत है न्याय। हम भारत में जो कॉमर्शियल लॉ लागू हुआ, इसका प्रमुख स्रोत या उद्देश्य ये था कि भारत में हर व्यक्ति को न्याय मिले। इंग्लैंड की तरह यहाँ भी साधारण संनियम न्यायपूर्ण हल नहीं दे सकता। तो ऐसी स्थिति में न्यायाधीशों को यह अधिकार दे दिए गए हैं कि वह स्वविवेक से परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्णय दें। अब व्यापारिक संनियम के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, क्यों लागू किया गया, क्या उद्देश्य हैं हमारे इस लागू करने के। एक तो है व्यापारिक क्रियाओं का नियमन करना, जो हमारी व्यापारिक कार्यकलाप हो रहे हैं उनका हम नियमन करें। दूसरा व्यवसायिक क्रिया और कार्यकलापों पर राजकीय नियंत्रण रखा जा सके। तीसरा उद्देश्य था व्यापारियों के आपसी विवादों का निपटारा शीघ्रता से और न्यायपूर्ण ढंग से किया जा सके। और अंतिम, व्यापारिक व्यवहारों से उत्पन्न अधिकार, कर्तव्य और दायित्वों को सुनिश्चित किया जा सके। और इसी के साथ आपका वीडियोस मैं समाप्त कर रहा हूँ। कल मैं पुनः आपसे मिलूँगा और भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 पे आपके कुछ चीज़ों पर प्रकाश डालूँगा। देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल।